हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल 4 का सेट नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहा नो डिटेशन पॉलिसी का संबंध किस विभाग से है? शिक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस पॉलिसी का शुरुआत छात्रों के तनाव को कम करने तथा उसमें मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? किसके द्वारा किया गया है? उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने आदिवासी छात्र को शिक्षा में बढ़ाने तथा समर्थन करने के उद्देश्य से माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर के 9 एवं 11 में नामांकन वाले एसटी छात्रों को ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए 5,000 की वित्तीय राशि सहायता प्रदान की जाती है। कितना दोस्तों? 5,000 की वित्तीय राशि। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की ओर। गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो गीता समोता की बात करते हैं तो सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी है। सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है दोस्तों 8849 मीटर की चढ़ाई पूरी की है। यह जो है पहली सीआईएसएफ महिला अधिकारी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। इनका चयन की बात करते हैं दोस्तों तो इनका चयन जो है 2011 में सीआईएसएफ में चयन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब हाल ही में किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी, भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? फुटबॉल से। याद रखिएगा, फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक मेथनॉल संयंत्र का शुरुआत किस देश में की गई है? तो इसका शुरुआत जो है डेनमार्क में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेनमार्क के कैसो जगह है दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत किया गया है। इस परियोजना यूरोपियन एनर्जी और जापान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य आईएमओ को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को समर्थन देना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के नया अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, अजय कुमार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अजय कुमार 2019 से 2022 तक भारत में रक्षा सचिव के रूप में कार्यरत था। यूपीएससी के कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। कीपिंग ह्यूमिलिटी एलाइव थीम या विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करते हैं दोस्तों तो यह 8 मई को मनाते हैं। विश्व नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाते हैं। एक होता है शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। मजदूर दिवस की बात करते हैं दोस्तों तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस 3 मई को मनाते हैं। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाते हैं। और स्वतंत्र वीर बाल गौरव दिवस 28 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत में इसका स्थान जो है 130वां रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 38। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 63 रहा है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 41वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 77। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115 है। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान, विश्व नवाचार सूचकांक में 38वां स्थान, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 63वां स्थान,
विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 41वां स्थान, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77 है और शांति सूचकांक में 115 स्थान है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 9 की ओर। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है, बताइएगा। तो इसमें टोटल 6 मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा दिया गया है। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 का अनावरण किया, जिसमें विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 6 मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्रयान परियोजना के लिए कितनी राशि को आवंटित किया गया है? तो समुद्रयान परियोजना के लिए टोटल 600 करोड़ की आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 2025 में कब से कब तक किया गया है? इसका आयोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो 11 से 14 फरवरी के बीच इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह कमान जो है हुगली नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित है। इसका निर्माण की बात करते हैं, फोर्ट विलियम के निर्माण की बात करते हैं दोस्तों, इसका निर्माण 1696 में शुरू हुआ था और 1706 में बन करके तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13। भारत द्वारा कोयला उत्पादन में अप्रैल 2025 तक कितना वृद्धि अर्जित किया गया है? कोयला उत्पादन में अप्रैल 2025 तक 3.63% का वृद्धि अर्जित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14। दुनिया में हथियार पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान 5वां है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो है कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कुछ पुरस्कार देख लेते हैं दोस्तों। जैसे पीवी नरसिंहा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है मरणोपरांत में। लिविंग ब्रिज पुरस्कार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर को मिला है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनुस अहमद को मिला है। प्रोफेसर बीके गुकक पुरस्कार बी आनंद पाटिल को मिला है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 भारत में टोटल 45 शिक्षक को मिला है। 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी को मिला है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद पुखरम बम को मिला है। ठीक है, इक्वेटर पुरस्कार 2025 बीबी फातिमा महिला एवं स्वयं सहायता समूह को मिला है। सांसद रत्न पुरस्कार 2025 टोटल 17 सांसद को मिला है, सांसदों को मिला है। ठीक है, जीडी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर बी नारायणन जो कि इसरो के हैं, इनको मिला है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबूबेला इनको मिला है दोस्तों। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार 2025 जो है गीतांजलि श्री को मिला है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा दोस्तों पीडीएफ में। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग के द्वारा होता है? नाइट्रेट संदूषित रोग से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिनीमाटा रोग जो होता है पारा विषाक्तता से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादन टेक्नीशियन को किया गया था। टेक्नीशियन के परमाणु संख्या की बात करते हैं दोस्तों तो 43 है। ठीक है, टेक्नीशियन कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। इसका उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों तो 1937 में इसका उत्पादन किया गया था। इसका प्रतीक क्या होता है? टीसी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। एक सेकंड दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? कौन सा नहीं करती है बताइएगा। कैडमियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। सभी क्षारीय धातु जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इसका आयनन विभव जो है हाइड्रोजन से अधिक होता है। कैडमियम की आयनन विभव जो है कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। कैडमियम की परमाणु संख्या की बात करते हैं दोस्तों 48 होता है और इसका जो है रासायनिक प्रतीक CD के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। अपचयन प्रक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण होते हैं। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 ही सत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। यूकारियोटिक कोशिकाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
बताइएगा। कहता है इसमें समसूत्री कोश का विभाजन होता है, सही है दोस्तों। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही है। कहता है इसमें रिक्तिका जो है उपस्थित नहीं होता, ये गलत है। इसमें रिक्तिका जो है उपस्थित होता है। कहता ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है। तो टाइलिन जो है एक लार ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य के लार में जो है 99% जल होता है प्लस 1% जो है एंजाइम होता है, ठीक है दोस्तों। अगर अग्नाशय की बात करते हैं दोस्तों, तो यह अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार ग्रंथि है। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है दोस्तों। अगर पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसका वजन जो है 0.5 से 1 ग्राम तक होता है, 0.5 से 1 ग्राम तक होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य जो है, शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। यह वृद्धि, यौन विकास, चयापचय, तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 22, विषाणु में निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषता नहीं है। तो विषाणु में कहता है डीएनए और आरएनए की मौजूदगी होता है, सही है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ये भी सही दोस्तों। कहता है स्वभाव में पूरी तरह से परजीवी, ठीक है। कोशिका भित्ति का मौजूदगी, ये गलत है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है दोस्तों, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाया जाता है। तो नील हरित शैवाल जो है धान की खेत में पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल धान के खेतों में पाया जाता है। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। नील हरित शैवाल किसानों द्वारा जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है। तो चालन ऊतक के रूप में जाइलम ऊतक को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह ऊतक पौधों में जड़ एवं तना पत्तियों में पाया जाता है, इसे चालन ऊतक के नाम से भी जानते हैं। चालन ऊतक जाइलम का काम क्या है दोस्तों, जल और खनिज पदार्थों को परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 26, किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। टेक्सोनोमी का जनक लिनियस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। डार्विन के बारे में बताइएगा, इन्होंने जो है जैव विकासवाद के सिद्धांत दिया था, जैव विकासवाद के सिद्धांत दिया था दोस्तों। ल्यूवेनहुक की बात करते हैं तो सूक्ष्म जीव का खोज किया था, ठीक है। सूक्ष्म जीव का जो है खोज किया था, ठीक है, ल्यूवेनहुक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 की ओर। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। तो श्वेत फास्फोरस जो है मंद ऑक्सीकरण के कारण दीप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का चौथा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना है। कुल तत्वों की संख्या की बात करते हैं दोस्तों 18 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त की संख्या 7 है। अब वर्ग की संख्या कितना है दोस्तों, वर्ग की संख्या जो है 18 है। आवर्त 7 और वर्ग 18 है। अगर पहला आवर्त की बात करते हैं, फर्स्ट आवर्त के पहला आवर्त में 2 होता है दोस्तों, पहला आवर्त में जो है कुल तत्वों की संख्या 2 होता है। दूसरा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 8 होता है। तीसरा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या जो है 8 ही होता है, ठीक है। चौथा आवर्त में तो पूछ ही रहा है दोस्तों 18 है, ठीक है। चौथा आवर्त में 18। पांचवा आवर्त की बात करते हैं दोस्तों, तो पांचवा आवर्त में कितना होता है, पांचवा में भी 18 होता है। छठा वर्त में कितना होता है दोस्तों, 32 होता है। इस तरह से याद रखिएगा। और सातवां वर्त जो है अपूर्ण है, पूर्णतः नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, बताइएगा। आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आयोडीन के परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 53 है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो इसका क्रम का नियंत्रण जो है अफबाहु सिद्धांत के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है।
तो तांबे का मिश्र धातु में रोज मेटल और टाइप मेटल ये दोनों जो है नहीं है। ठीक है, रोज मेटल की बात करते हैं दोस्तों, तो रोज मेटल में बिस्मथ हो गया, एक पीबी हो गया और एक जो है एसएन मतलब टीन। अगर टाइप मेटल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है क्या होता है, पीबी हो गया, एसबी हो गया और प्लस में एसएन हो गया, एसएन तो टीन हो गया, पीबी लेड और एसबी मतलब एंटीमनी होता है। ठीक है, अब पीतल का मिश्र धातु क्या है दोस्तों, कॉपर और प्लस में जिंक होता है। ठीक है, कॉपर प्लस में जिंक। कांसा का मिश्र धातु है दोस्तों, कॉपर प्लस टीन होता है। ठीक है, कॉपर प्लस टीन एसएन। अगर जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो क्या होगा, कॉपर और प्लस जिंक और प्लस में निकेल हो जाएगा। ठीक है, और रोल्ड गोल्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो तांबा और एल्युमिनियम होता है, कॉपर प्लस एल्युमिनियम होता है। इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 की ओर। घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल जो है बल की दिशा के विपरीत काम करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है, इसके प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कारण है दोस्तों। तो प्रमुख कारण क्या है, कहता उसमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, ये भी सही है। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है दोस्तों। इसमें अणु आपस में उसमें अणु जो है एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 की ओर। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, W बराबर F इंटू एस होता है, बल गुने विस्थापन होता है। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो इसका प्रतिरोधकता कितना होता है, 10 पावर 12 ओम से 10 पावर 17 ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धातु का बताइएगा दोस्तों, धातु का प्रतिरोधकता कितना होता है, 10 पावर -8 ओम मीटर से 10 पावर जो है -6 ओम मीटर। ठीक है, अगर अति चालक रहेगा, ठीक है, अति चालक का प्रतिरोधकता कितना होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर कौन सा रंग लौ ज्वाला उत्पन्न करती है, बताइएगा, नीला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। कतार फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के तापीय प्रभाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर फ्यूज की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्यूज का उपयोग होने वाले तारों का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्यूज में जो है तार का प्रतिरोध कैसा होता है, तो तार का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने या अधिक विद्युत प्रवाह होने पर फ्यूज तार तुरंत गलकर विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचा सके। ठीक है, विद्युत फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, तो विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर काम करता है, तापीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प दबाव के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बर्फ का हिमांक और द्रवनांक बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली तरंगे होती है, तो जल के पृष्ठ पर उठने वाली तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल किस तरह का होगा, तो दोनों का बल जो है वायुयान और पक्षी का बल जब टकराता है तो बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायु में वायुयान और पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी के द्वारा अनुभव होने वाला बल न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन के तीसरा गति नियम क्या है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली का स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है दोस्तों, जैसे में विधि का शासन, ठीक है, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
अगर फ्रांस के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया फ्रांस से। और एक और है दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये भी जो है फ्रांस से ही लिया गया है। अगर यूएसए की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकार प्रस्तावना का शब्द कहां से लिया गया है, अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समावर्ती सूची, समावर्ती सूची, ठीक है। और एक दोस्तों प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, किसके नेतृत्व में बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका नेतृत्व जो है जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को किया था। इसके तहत पुनर्गठित अंतरिम सरकार की बात करते हैं दोस्तों, इसमें वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। बलदेव सिंह को जो है रक्षा मंत्रालय दिया गया था, रक्षा मंत्रालय जो है बलदेव सिंह को दिया गया था। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। और जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री दिया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 की ओर। संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के शब्द में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, किसने कहा था दोस्तों, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। के मुंशी के अनुसार जो है प्रस्तावना हमारी संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ठीक है दोस्तों। एन पालकी बाला ने प्रस्तावना के बारे में कहा दोस्तों कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना की बात करता है दोस्तों, तो प्रस्तावना का जो भाषा है कहां से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। पंचायत भंग होने की स्थिति में किस अवधि के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है, तो चुनाव होना अनिवार्य जो है 6 माह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 243 के ई के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 243 का ई जो बताता है कि पंचायत के कार्यकाल के बारे में उल्लेख करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 की ओर। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति का गठन को बढ़ावा देता है, तो सहकारी समिति के गठन का बढ़ावा जो है अनुच्छेद 43 के ख के तहत दिया जाता है, ठीक है। 39 के क की बात करते हैं दोस्तों, 39 के क, तो समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 39 के घ की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या दिया है, पुरुषों और स्त्रियों को, पुरुषों एंड स्त्री को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है। 43 का ख तो हो गया दोस्तों, सहकारी समिति का गठन के वर्णन किया गया है, ठीक है। और सहकारी समिति का प्रावधान जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत भी किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 48 के क में क्या है दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन जीव की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 46। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, किसने किया था, आर के शनमुखम सेठी ने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम सेठी ने नवंबर 1900 यानी 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। आर के शनमुखम सेठी की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था दोस्तों, जॉन मथाई ने। इन्होंने पेश किया था 28 फरवरी 1950 को, ठीक है। गणतंत्र भारत का बजट शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। बजट शब्द के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है संविधान के अनुच्छेद 112 में। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकता है, ठीक है। ये जो संयुक्त बैठक है इसका अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहेगा तो राज्यसभा के सभापति करेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 की ओर।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आईएमएफ प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आईएमएफ की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1944 में हुआ था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एकल घरेलू उत्पाद का गणना करने का विधि नहीं है? कौन सा है दोस्तों? ह्रासमान लागत विधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया है? अंत्योदय कार्यक्रम राजस्थान में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। इसके तहत गरीब परिवारों को रियायती दर पर अर्थात 2 रुपये प्रति किलो और 3 रुपये प्रति किलो, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो जो है चावल, ठीक है, इसको 25 किलोग्राम तक उपलब्ध कराया जाना था। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत 2000 में किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य तो देख लिया दोस्तों कि गरीब परिवारों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें, चुनिएगा। कहता है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में सही है। बरेला वन्य जीव अभ्यारण्य वैशाली में है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण में, ये गलत है दोस्तों। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस शासक ने एकराट और सर्व छात्रक की उपाधि धारण किया था? किसने किया था? महापद्मानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महापद्मानंद ने जो है 344 ईस्वी पूर्व 344 ईस्वी पूर्व में मगध का नंद वंश की स्थापना किया था। ठीक है, इन्हें जो है पुराणों में महापद्मानंद तथा महाबोधि वंश में जो है उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन पद्धति का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? महापद्मानंद को ही कहते हैं। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना जो है 322 ईस्वी पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आते हैं। बक्सर का युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था, ये गलत है दोस्तों। बक्सर की लड़ाई जो है 1764 में हुआ था। इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और एक साइड था दोस्तों अंग्रेज का संयुक्त सेना। ठीक है, बक्सर का युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट कंपनी को बंगाल और दीवानी फौजदारी अधिकार दे दिया था, ये भी गलत है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड पर महाभियोग चलाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर जो है एमंड बर्क ने महाभियोग चलाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब वारेन हेस्टिंग्स जो है 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एमंड बर्क ने उस पर बंगाल के शासन सही ढंग से न चलाने और सत्ता को दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। क्वेश्चन नंबर 55। महालबाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे दोस्तों, बताइएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महालबाड़ी व्यवस्था जो है हर्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने 1822 में लागू किया था। ठीक है, इस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 की ओर। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? किसने फैसला किया था? लॉर्ड केनिंग ने फैसला किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड केनिंग के शासनकाल की बात करते हैं दोस्तों, 1856 से 62 तक रहा। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड लिटन का शासनकाल जो है 1876 से 1880 तक रहा है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं। अच्छा, लॉर्ड केनिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉर्ड केनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57। प्राचीन ग्रंथों को हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल की प्रारंभ किया था? किसने किया था दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, अगर दयानंद सरस्वती की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, 1875 में किया था। ज्योतिबा फुले की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था 1873 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 की ओर। अंग्रेज
ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? बताइएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर प्राप्त करें। व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो मोहम्मद गजनबी की बात करते हैं तो यह जो है 1999 से लेकर के जो है 1027 तक जो है भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी की बात करते हैं दोस्तों तो इन्होंने 1175 में जो है भारत पर आक्रमण किया था। अगर अगर चंगेज खां की बात करते हैं दोस्तों तो इन्होंने जो है 1221 के आसपास भारत पर आक्रमण किया था और तैमूर जो है 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अब इसको देख के मिला सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 की ओर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। इन्होंने जो है अपने गुरु विद्यारण्य के सहयोग से किया था। ठीक है। अच्छा, जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था दोस्तों उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था। कृष्णदेव राय की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे जो कि तुलुक वंश से संबंधित थे। ठीक है, तुलुक वंश से इनका जो कुछ ग्रंथ है दोस्तों जैसा मुक्ता माल्याद और जाम्बती गल्याणम कृष्णदेव राय का ही ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 61 है। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में कौन थे? तो इसका सहयोगी जो है महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, डॉक्टर नंद किशोरला, इसमें से सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर आते हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? किससे निकलती है दोस्तों? छोटानागपुर के पठार से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम है। तो घटता क्रम निकालना है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन का परसेंट जो है 78% लगभग होता है। ऑक्सीजन जो है दोस्तों, ऑक्सीजन कितना होता है? लगभग 21% यानी 20.95%। ठीक है। आर्गन का परसेंट निकालते हैं दोस्तों तो आर्गन इसमें होता है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं दोस्तों 0.04% और नियान जो है इसमें 0.0018%। तो आप इसको जो है मतलब क्रम में देख सकते हैं। तो पहला तो नाइट्रोजन आएगा, तो नाइट्रोजन हर जगह पर है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ भी है दोस्तों। उसके बाद क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आएगा दोस्तों आर्गन आएगा। ठीक है, सॉरी। उसके बाद आर्गन 0.93% कहाँ है? यहाँ पर, और तो किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? बताइएगा। ए वेगनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जर्मनी के सुप्रसिद्ध मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 65 है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। पृथ्वी के भूपटल और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? बताइएगा। महो असमता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कॉनराड असमता की बात करते हैं दोस्तों तो यह ऊपरी ग्रेनाइट भूपरपट्टी और निचली बेसाल्टिक भूपरपट्टी को अलग करता है। लेहमान असमता की बात करते हैं दोस्तों तो यह बाह्य क्रोड और ठोस आंतरिक क्रोड को अलग करता है। ठीक है। गुटेनबर्ग असमता की बात करते हैं तो यह जो है ठोस मेंटल को बाहरी क्रोड से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 की ओर। निम्नलिखित में किस समूह के सभी देशों की तट रेखा भूमध्य रेखा के साथ लगती है? भूमध्य रेखा के साथ स्पेन, फ्रांस, इटली और अल्जीरिया का जो है देश लगता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। आर्किडा ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी किस प्रकार के वन में उगती है? यह जो है आर्किडा ब्रोमीलाइड जो है वर्षा वन में उगते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 की ओर। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? बताइएगा। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान मेघालय में स्थित है, जबकि केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान जो है मैसूर में स्थित है। केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? रांची में। केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर आइएगा 71 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाते हैं। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को मनाते हैं। एक बार और बोलते हैं दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस दोस्तों 1 अक्टूबर मनाते हैं, ठीक है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, विश्व युवा दिवस। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर आते हैं। कहता कौन सा सही सुलेमित नहीं है? दूध सागर मांडवी नदी पर सही है। चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पर। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। अमृत धारा जलप्रपात नर्मदा, ये गलत है दोस्तों। अमृत धारा जलप्रपात जो है हसदेव नदी पर है, ठीक है, हसदेव नदी पर। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बताइएगा। कांवर झील, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय में, ठीक है। यह रामसर स्थल के रूप में 2020 में नामित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आइएगा 74 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। इसका स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना 1974 में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों 75 नंबर। निम्नलिखित में किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो शिकारी ओरियन तारामंडल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओरियन तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। इसे काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।